देखो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, गॉस लॉ। ठीक है, चलिए गॉस लॉ। ठीक है, चैप्टर का नाम है गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ चैप्टर को सीखने के लिए हमें एक तो जानकारी होनी चाहिए एरिया की, डायरेक्शन ऑफ एरिया की। देखो गॉस लॉ जो चैप्टर है इसमें हमें तीन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। एक एरिया की, दूसरा सॉलिड एंगल की, और तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड, वो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरा की पूरा गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से घिरा हुआ है। यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता है तो हम गॉस लॉ नहीं समझ सकते। एक एरिया की डायरेक्शन के बारे में ही पता होना बहुत जरूरी है, और एक सॉलिड एंगल के। जब ये तीन चीजें हम सीख जाएंगे तब हम गॉस लॉ को समझ पाएंगे। गॉस लॉ है उसको समझ पाएंगे एक। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं, ये जो गॉस लॉ है और कूलाम्स लॉ है, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट लॉ है, बस केवल उनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। गॉस कूलाम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। जब हमने कूलाम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फॉर्मूला ड्राइव किया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तब हमने उसमें कूलाम्स लॉ का यूज किया। तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ड्राइव हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई वो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ निकाली थी हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। लेकिन गॉस लॉ में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो मेनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। वो भी कॉम्प्लेक्स, जो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलाम्स लॉ से नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम गॉस लॉ से बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां जो गॉस लॉ का जो मेन एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, जो हम कूलाम्स लॉ से नहीं कर पाए, उसे बड़ी आसानी से टिपिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले जो आर्टिकल्स होंगे उसको हम गॉस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि गॉस लॉ के इक्विवेलेंट लॉ का नाम बताइए, मैथमेटिकली जो गॉस लॉ के इक्विवेलेंट लॉ होता है उस लॉ का नाम क्या है, उस लॉ का नाम है कूलाम्स लॉ। एक क्वेश्चन है ये कि गॉस लॉ के इक्विवेलेंट लॉ का नेम क्या होता है, तो वो कौन है, कूलाम्स लॉ। ठीक है, चलो आगे शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने कहा कि सबसे पहले हमें एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एरिया। ठीक है, एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एरिया देखो, वैसे तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इस चैप्टर को समझने के लिए, गॉस लॉ को समझने के लिए एरिया को यहां वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। इस चैप्टर में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माना गया है, और हम जानते हैं जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो आपको मालूम है, जैसे स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, स्फीयर है तो उसका एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया हो गए बॉडीज के, सरफेसेस के। लेकिन डायरेक्शन की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड है तो बता दिया, डायरेक्शन अगर वेक्टर क्वांटिटी है एरिया तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो जानते हो, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि एरिया की डायरेक्शन सरफेस के प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, या सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है। एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर हो और सरफेस के बाहर की तरफ हो। ठीक है, अब जरा समझें इसको कैसे, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कैसे दिखाएं। देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल ले लें, जैसे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रहा।
ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और ब्रेथ है B है। इस रेक्टेंगल का नाम लिख लिया मैंने PQRS ऐसे, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया आपने पढ़ा होगा कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू बी, L इंटू बी एरिया। लेकिन एरिया को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं तो फिर एरिया के इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे? देखो सपोज कर लो जो रेक्टेंगल है इस समय वो XY प्लेन के पैरेलल है। इस रेक्टेंगल का जो सरफेस है, इस रेक्टेंगल का सरफेस जो है वो XY प्लेन के पैरेलल है। तो XY प्लेन के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है? तो आपको एक बात मालूम है, तीन तरह के प्लेन कौन से होते हैं? एक XY प्लेन होता है, मैंने पीछे भी आपको समझाया था, एक XY प्लेन। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ाया तो उसमें तीन तरह के प्लेन मैंने बताए, XY प्लेन, YZ प्लेन और XZ प्लेन। ये तीन मैंने आपको प्लेन बताए थे। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं पहले इन प्लेन के बारे में, जानकारी होना जरूरी है इसके बारे में, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कह सकता है एक रेक्टेंगल है, उसका प्लेन XY प्लेन के पैरेलल है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक रेक्टेंगल है, उसका प्लेन XY प्लेन सरफेस के XY प्लेन के कैसा है? पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको समझ लेते हैं कि XY प्लेन क्या होता है, YZ प्लेन क्या होता है, XZ प्लेन होता है। बहुत ही ईजी होता है, बहुत से बच्चों को मालूम होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने ये एक सरफेस ले लिया, जैसे थोड़ा सा नजर ले लेते हैं, जैसे एक सरफेस ये ले लिया, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये कौन सा सरफेस है? ये सरफेस कौन सा है, कौन सा प्लेन है? तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इस सरफेस को हम XY प्लेन बोलेंगे। अगर हम इसको ऐसे कर लें, अब ये कौन सा प्लेन है? तो ये है आपका XZ प्लेन। अब ये सरफेस XZ प्लेन है। अगर इसको आप ऐसे कर लें, अब ये सरफेस कौन सा है? ये वाला। अब इस सरफेस को हम बोलेंगे ये आपका YZ प्लेन। अगर यहां से देख रहे हैं तो, अगर हम यहां से देख रहे हैं, अगर हम ऐसे यहां से देख रहे हैं तो ये सरफेस कैसा है? XY प्लेन। अगर हम यहीं से देख रहे हैं तो ये सरफेस कैसा है? तो ये सरफेस है आपका XZ प्लेन। और यहीं से देख रहे हैं हम तो ये सरफेस कैसा है? ये वाला। तो ये सरफेस है आपका YZ प्लेन। कैसे पहचाना जानते हो ना आप? देखो पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है तो ये कौन सी एक्सेस है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस। और ये वाली पॉजिटिव Y एक्सेस, और ये वाली पॉजिटिव Z एक्सेस, है ना। ये आपकी X एक्सेस, ये वाली Y एक्सेस और ये वाली Z एक्सेस, है ना। ये पॉजिटिव X, ये पॉजिटिव Y, ये पॉजिटिव Z। ये बात समझ में आई? पहले आपको ध्यान रखोगे, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हम ये सरफेस ले रहे हैं ऐसे, तो इसमें ये वाला ये कौन सी एक्सेस है? ये वाली। देखो अगर हमने ये वाला सरफेस लिया है, ये वाला सरफेस हमने लिया है, तो ये कौन सी एक्सेस है? X एक्सेस। और ये वाली Y एक्सेस, X एक्सेस Y एक्सेस, और ये वाली Z एक्सेस, ये वाली Z एक्सेस, ये वाली Z X Y और ये Z। तो इस प्लेन में कौन से दो एक्सेस लाई कर रही हैं? इस प्लेन में कौन सी टू एक्सेस लाई कर रहे हैं? इसको अगर हम देखें तो इस वाले प्लेन में X एक्सेस और Y एक्सेस लाई कर रही है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी है? Z एक्सेस। तो देखो जो दो एक्सेस लाई कर रही हैं सरफेस में, वही ये सरफेस का प्लेन है। तो X और Y लाई कर रहा है तो XY प्लेन हो गया। कौन सी परपेंडिकुलर? Z एक्सेस परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर है उसे छोड़ दो तो XY प्लेन हो गया। समझ में आया? अगर ये ले लें हम तो ये कौन सी एक्सेस हो गई? देख के बताओ। ये X एक्सेस हो गई, है ना। और ये वाली ये Z एक्सेस हो गई, ये X और ये Z। और इसमें परपेंडिकुलर कौन सी हो गई? अगर आप इसे देख रहे हो ढंग से देखो, ये X एक्सेस ये वाली, और ऐसे रखोगे तो ये Z एक्सेस, और ये रखोगे ऐसे सामने तो ये वाली Y एक्सेस। तो कौन सी परपेंडिकुलर है? Y। तो Y को छोड़ दो। कौन सी लाई कर रही है? X और Z इस सरफेस में लाई कर रही है, इस वाली सरफेस में। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? XZ प्लेन। और अगर आप इसे ऐसे कर लेंगे तो ये कौन सी एक्सेस है? Y एक्सेस। आप यहां से देख रहे हो तो ये Y एक्सेस, सामने Y एक्सेस, और ये वाली Z एक्सेस, और ये वाली X एक्सेस। तो कौन सी परपेंडिकुलर है? X एक्सेस परपेंडिकुलर है। और X एक्सेस परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा प्लेन हो गया? YZ प्लेन। तो ये वाला YZ प्लेन हो गया। तो जानते हो मैंने कहा एक रेक्टेंगल है यहाँ पे। चलो वापस आते हैं, प्लेन समझ में आया थोड़ा सा, वापस आए। तो ये मैंने कहा यहाँ एक रेक्टेंगल है और इसका जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वो XY प्लेन के पैरेलल है। तो जानते हो ये सरफेस कैसे हो गया? ऐसे हो गया।
क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल मान लें तो ये लेंथ एल, ये ब्रेथ भी। अगर रेक्टेंगल कंसिडर कर लें, लेंथ एल, ये ब्रेथ भी, और ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये एक्स वाई प्लेन, उसके ये पैरेलल है। जैसे ये वाला देखो, ये कैसा, ये एक्स वाई प्लेन, और ये रेक्टेंगल, ये नीचे वाला एक्स वाई प्लेन, और ये रेक्टेंगल, ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो ऐसे, तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गया। अब हम एरिया की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, दैट मीन्स ऐसे आएगी, और ऐसे आ रही तो इधर की तरफ कौन सा एक्सेस है, जेड एक्सेस, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सेस के अलोंग होगी। तो आप कह सकते हो कि एक्स वाई प्लेन है तो एरिया की डायरेक्शन जो है अलोंग जेड एक्सेस होगी, ये पॉजिटिव जेड एक्सेस है ना, और ये एरिया की डायरेक्शन, एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव जेड एक्सेस में होगी। समझ में आया यहाँ तक, ये वाली बात समझ में आई आपको? ये आपकी एरिया की डायरेक्शन दिखा दी हमने, ऐसे देखो, ये समझ में आया, कटा हुआ नहीं है यहाँ से, ये पूरा देखो, यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस जगह से निकलेगी और यहाँ से बाहर निकल आएगी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे हम इसको। क्लियर है? एरिया की डायरेक्शन, और एक्स वाई प्लेन है इसीलिए एरिया की डायरेक्शन जेड एक्सेस के अलोंग आएगी। बच्चे कह सकते हैं सर एक बार बताओ कि अगर ये रेक्टेंगल ऐसे बनाया आपने, ये रेक्टेंगल ऐसे बनाया, तो एरिया की डायरेक्शन आपने कहा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होनी चाहिए। देखो अगर आप ऐसे बनाते, रेक्टेंगल बना लिया और रेक्टेंगल बना के आप एरिया की डायरेक्शन ऐसे दिखाते, तो ये सरफेस के अंदर एंटर कर रही है। मान लो ये जो एरो हेड है, ये वाला, ये एरो हेड है, ये एरिया की डायरेक्शन है, इस समय ऊपर है तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर है, ये एरो हेड जिधर होगा एरिया की डायरेक्शन उधर ही, ये एरो हेड नीचे तो एरिया की डायरेक्शन नीचे। अगर एरिया की डायरेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, बट ये सरफेस में क्या कर रही है, एरिया की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है। सरफेस एरिया की डायरेक्शन इनवर्ड, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, इनवर्ड नहीं होती, तो ऐसे नहीं दिखा सकते। क्या हम एरिया की डायरेक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं? देखो सर ऐसे, एरिया की डायरेक्शन ऐसे, अब तो इनवर्ड नहीं है, आप देखो ऐसे, आप इसी को दिखा दो बस, केवल ऐसे, एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये बाहर की तरफ, ये भी तो बाहर की तरफ हो गई सर। देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, देखो ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो ये एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो गई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी अलोंग जेड एक्सेस है लेकिन नेगेटिव जेड एक्सेस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सेस है, ये नेगेटिव जेड एक्सेस है। इस समय ये सरफेस कैसा है, ओपन है क्लोज, तो हम जानते हैं ये 2D सरफेस है। कैसा है? 2D सरफेस, और जो 2D सरफेस होते हैं वो ओपन सरफेस होते हैं, ओपन सरफेस, गॉस लॉ में इन्हें ओपन सरफेस माना गया है। जितने भी 2D सरफेसेस है, जैसे ये 2D है, अगर ये एक पतला पेज ले रहे हैं ओनली, एक रेक्टेंगल है ना, उसके लिए देखें तो एक 2D सरफेस होगा, एक ही सरफेस तो हुआ प्लेन, खुला हुआ सरफेस, ओपन सरफेस बोलेंगे। तो इसमें एरिया की डायरेक्शन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। क्लियर है? एरिया की डायरेक्शन के बारे में समझ में आया पहले? ठीक है, और आगे जरा स्टडी कर रहे हैं हम एरिया की डायरेक्शन के बारे में। तो देखो अगर हम एक सर्कल ना लेके सर स्पीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर एक जैसे एक डिस्क ले लें, सर्कुलर डिस्क ले लें, अगर हम एक सर्कुलर डिस्क ले लें, जैसे इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, इस तरीके से, ये सर्कुलर डिस्क है आपकी डिस्क, इस तरीके से। जानते हो ये सर्कुलर डिस्क भी इस तरीके से है, इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क भी है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ये इसका क्या हो गया, सरफेस हो गया ये वाला, तो ये सरफेस हो गया। तो देखो इसको जो सरफेस है, इस डिस्क का जो सरफेस है वो भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो ऐसा होगा। तो एरिया की डायरेक्शन देखो, ये सरफेस हो गया, इस सरफेस को ही हम प्लेन बोलते हैं, प्लेन सरफेस आप ये कह सकते हो, या प्लेन भी कह सकते हो। ये देखो ये पूरा ही प्लेन सरफेस है, एक लाइन खींच ली है बस मैंने एक ऐसे, लेकिन ये पूरा प्लेन सरफेस है ऐसे। जरा समझो, ये ऐसे एक वो होता है कॉइन 10 रुपए का, तो उसको ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे 10 रुपए के कॉइन को ऐसे, है ना। और फिर सरफेस जो हो गया, ये सरफेस हो गया, उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अगर ये एक्स वाई प्लेन सरफेस के पैरेलल है इसका सरफेस, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे आएगी, जो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस होगी। और ये सर्कल है तो इसका एरिया, ये सर्कल है तो इसकी रेडियस अगर आर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, नीचे तरफ भी दिखा सकते हैं। अगर नीचे वाला सरफेस देख रहे हैं, देखो जो 10 रुपए का कॉइन होता है उसका जो एक ऊपर सरफेस हो गया, एक नीचे सरफेस हो गया। अगर नीचे सरफेस वाले के देखें तो जैसे ये आपका एक डिस्क हो गया और इसका नीचे का सरफेस दिखाएं, तो नीचे सरफेस के अकॉर्डिंग ये आप ऐसे दिखा सकते हो। सॉरी यहाँ से दिखाना होगा आपको इसको, ऐसे एरिया की डायरेक्शन ऐसे नीचे से निकलता हुआ,
ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी 2D सरफेस है आपका। तो 2D सरफेस के लिए मैंने आपको बताया अभी। अगर हम 3D सरफेस में जाएं दैट मीन्स क्लोज, 3D बॉडी में जाएं दैट मीन्स क्लोज सरफेस में जाएं। अगर हम 3D बॉडी में जाते हैं, क्लोज सरफेस में जाते हैं, तो हम एरिया की डिफरेंस कैसे दिखाएंगे उसके बारे में सोच रहे हैं, जरा समझो। अगर हम एरिया की डिफरेंस के बारे में बात करें और ठीक है, तो अगर हम 3D बॉडी में जाएं, जैसे 3D फिगर में जा रहे हैं, जैसे हम गए सबसे पहले स्पीयर में, स्पीयर है ना, एक स्पीयर बना लेते हैं ऐसे। अगर इस स्पीयर है, सर्कल नहीं है, जानते हो स्पीयर है सर्कल नहीं है, सर्कल भी ऐसे बनाता हूं, स्पीयर भी ऐसे बना देता हूं, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्पीयर है, जैसे फुटबॉल टाइप का है ना। इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो एक ही तो सरफेस एरिया है। अब इसके एरिया की डिफरेंस कैसे दिखाएं, तो एरिया की डिफरेंस दिखाते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो देखो अगर इस जगह पर हम सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएं तो इस तरीके से एरिया की डिफरेंस, इस जगह पर बनाएं सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे, इस जगह बनाएं तो ऐसे, इस जगह बनाएं तो ऐसे, समझ में आ रहा है। जानते हो ये सब लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। जैसे मैं इस लाइन को अगर पीछे बढ़ाऊं तो ये सेंटर से पास होनी चाहिए, इस लाइन को बढ़ाऊं सेंटर से, ये वाली लाइन भी, ये सर्कल की रेडियस दिखाई थी, ये लाइन सेंटर से, ये वाली लाइन सेंटर से, सेंटर से जो भी लाइन पास आउट होगी उस सरफेस के अपने आप ही परपेंडिकुलर होगी। जो जैसे स्फीयर बनाया हमने, एक लाइन ये कह दिया कि ये परपेंडिकुलर है सरफेस की, तो नहीं है, क्योंकि इस लाइन को अगर हम पीछे सीधे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से पास आउट नहीं हो रही, इसलिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक सर्कल लेते हैं हम, एक सर्कल, और सर्कल के एक इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इसके सेंटर से एक इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला लेते हैं, जैसे हम रेडियस बोलेंगे। तो ये टेंजेंट इस रेडियस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। पढ़िए वाली प्रॉपर्टी। तो देखो अगर ऐसा है तो ये सेंटर से जो पास होगी ये रेडियस होगा, और वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और ये टेंजेंट एक पॉइंट पर ड्रॉ किया इस वाले पॉइंट पर, तो सरफेस के कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया क्या, नहीं, ये वाली लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आया आपको। तो एरिया की डिफरेंस ऐसे दिखाएंगे, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे, बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो देखो इसमें बाहर की तरफ दिखाया, अंदर की तरफ दिखाया। अगर हम ऐसे दिखाते हैं जगह पर ऐसे, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर तो है लेकिन स्फीयर के अंदर आ रहा है। तो मैंने कहा एरिया की डिफरेंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती, अंदर की तरफ नहीं होती। तो ये ऐसे ऐसे नहीं होगी, बाहर की तरफ होगी। इसमें एक बात बता दूं, तो एक बात बताओ यार कि ये जो स्फीयर है इसके कितने सरफेस एरिया हैं, एक ही तो है, 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे होल स्फीयर का, पूरे सरफेस का जो टोटल एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। एक ही सरफेस एरिया, और डायरेक्शन कितनी दिखा रहे हैं, 1 2 3 4, तो और दिखा दी, और बहुत सारे दिखा सकते हो आप। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक सरफेस एरिया उसका मैग्नीट्यूड तो 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया की डिफरेंस बहुत सारी, नहीं पॉसिबल है। तो फिर सर ये एरिया की डिफरेंस है कि ये डायरेक्शन है, देखो सर दोनों सब डिफरेंट है एरिया की डायरेक्शन। तो आपको बता दूं कि ये इसमें ये स्मॉल एरिया की डायरेक्शन है, टोटल एरिया की डायरेक्शन इसमें शो नहीं कर सकते। इस स्फीयर में हम टोटल एरिया की डायरेक्शन को शो नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल एरिया एक ही है 4 पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन बहुत सारी आ रही है। तो हम जो ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं वो इस जगह पर जो स्मॉल एरिया होगा, ये वाला देखो स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया की डायरेक्शन है डी। अभी बहुत बड़ा बना दिया आपको दिखाने के लिए, छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा ऐसे, उस स्मॉल एरिया की डायरेक्शन डी है। जैसे ये यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लिया सरफेस पर, एक छोटा सा, ये डी है। यहाँ पे भी एक स्मॉल एरिया ले लिया ऐसे, तो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन डी है। तो जितनी भी ये शो कर रहे हैं वो एक स्मॉल एरिया की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, डी है, टोटल एरिया की नहीं कर रहे हैं। समझ में आया। स्फीयर में केवल स्मॉल एरिया की डायरेक्शन शो होती है, टोटल एरिया की डायरेक्शन शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्फीयर के बारे में समझ में आया आपको। ठीक है, 3D फिगर के बारे में बोला। चलो अगर हम एक सिलेंडर ले लें, सिलेंडर के एरिया की डायरेक्शन के बारे में बात करें, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया की डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ को समझने के लिए। अभी फीलिंग आएगी जब हम गॉस लॉ समझेंगे, तब एरिया की डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है तब समझ में आएगा। अभी हम पढ़ा लेते हैं। चलो एक सिलेंडर ले लें,
ये सिलेंडर, बताओ ये क्लोज सरफेस है तो हम कहेंगे है, ये भी 3D फिगर है ऐसे। ये लेकिन ये सिलेंडर जो है ये कितने सरफेस से मिलकर बना है, तो मैं कहूंगा ये सिलेंडर 3 सरफेस से मिलकर बना होता है। इसमें 2 सर्कुलर प्लेन सरफेस होते हैं और एक कर्ड सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है आपका। तो देखो ये तो आपका ये जो सरफेस है ये वाला, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस 1 फर्स्ट, आपका प्लेन सरफेस फर्स्ट। और ये वाला जो है ये प्लेन सरफेस सेकंड, और ये जो है आपका ये कर्व सरफेस है आपका थर्ड, कर्व्ड सरफेस आपका थर्ड। ठीक है, ये 3 आपके इसमें सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेस 1, प्लेन सरफेस 2 और कर्व सरफेस 3। ये तीनों सरफेस से मिलकर आपका सिलेंडर बना है। अगर हम एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो देखो इस वाले सरफेस एरिया की, चाहे आप यहां पे एक स्मॉल एरिया मानो, ये स्मॉल एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन दिखाओ तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो देखो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे करोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, अंदर हो गया स्फीयर के, सिलेंडर के सॉरी, है ना। तो अंदर की तरफ नहीं दिखाते, बाहर की तरफ दिखाते हैं। और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेते इस जगह पे, तब भी ऐसे आता। तो आपके जितने भी स्मॉल एरिया कंसिडर करोगे सबकी डायरेक्शन सेम ही आएगी। तो आप यहाँ पे इस पूरे सरफेस एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हो, होल सरफेस एरिया की पूरे सरफेस एरिया दिखा सकते हो। ठीक है, इस पूरे प्लेन सरफेस की, केवल प्लेन सरफेस का एरिया है, पूरे सिलेंडर का एरिया नहीं है ये। ठीक है, इस प्लेन सरफेस का एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ऐसे इस पूरे प्लेन सरफेस की एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हो। देखो अगर इसकी रेडियस r मानी जाए तो ये जो एरिया होगा A1 फर्स्ट सरफेस का वो πr² होगा। ऐसे ये A2 जो एरिया होगा इसका भी सरफेस एरिया πr² होगा। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल सरफेस अगर इसकी लंबाई l मान लें, ये वाली l, तो सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया जो कर्व सरफेस होता है, ये वाला जो सरफेस का एरिया होता है A3 वो 2πrl होता है। ठीक है, 2πrh लिखते हैं, अगर h मानेंगे तो h लिख लीजिए और l माना है तो l लिख लीजिए 2πrl। इसके डायरेक्शन दिखाएं तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो बच्चे कहेंगे जरा समझो, जो इसका जो सरफेस है ना कर्व सरफेस, ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस 3D बॉडी है, ये 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस। इसमें हम टोटल एरिया की, कर्व सरफेस में हम टोटल एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों, जरा समझिए। जैसे अगर हम एक सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस बना लें, अभी मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो देखो मैंने एक सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस बना लिया है, दिख रहा है आपको ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस। तो कोई ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये तो सर्कुलर प्लेन सरफेस, अगर ये सॉलिड होता है यहाँ से तो ऐसे प्लेन दिखता है आपको, तो ये प्लेन सरफेस हो गया ये वाला, और इधर भी ये प्लेन सरफेस हो गया। सर्कल बनना है ना, सर्कल देखो, सर्कल नहीं बनना इस जगह पर, प्लेन भी होगा, अगर सॉलिड होता है यहाँ होलो नहीं होता, सर्कल बन जाता। सर्कल बना है और प्लेन सरफेस होता है ऐसे। तो एरिया की डायरेक्शन दिखाते तो ऐसे दिखा देते, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यहाँ पे दिखा दे तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, लेकिन इसमें दिखा रहे हैं तो इस जगह पे दिखा रहे हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर। ये देखो ये एरो ऐड हो गया, ये वाला ये डायरेक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये इस वाले पॉइंट पे दिखाया, देखो मैं इसमें ब्लैक कर देता हूँ, ये रहा, इस वाले पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन ऐसे, देखो आपकी तरफ दिखाऊं तो ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर लूं तो ये इस तरह से। लेकिन अगर इस जगह पे दिखाते, इस जगह पे, है ना, तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आती। थोड़ा सा नीचे दिखाते यहाँ तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आती। अगर हम यहाँ दिखाते तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे, इस जगह पे दिखाते तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे। तो देखो चारों तरफ घूम सकता है आपका ऐसे ही एरिया की डायरेक्शन। तो जानते हैं टोटल एरिया की डायरेक्शन है ही नहीं है। हम यहाँ जो दिखा रहे हैं वो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हैं सिलेंड्रिकल का सरफेस पे, तो डी है, ये टोटल एरिया की डायरेक्शन नहीं है, स्मॉल एरिया की डायरेक्शन है। 3D फिगर है, आप सोचो चारों तरफ होगा, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है आपको, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है, तो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हैं। जब एक स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ टोटल एरिया की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो आप ऐसा ना करिए, यहाँ पर भी स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा दो, इसे हटा दो, डी है। यहाँ पर भी आप स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा दो, डी है। या तो सभी एक बॉडी के सभी पोर्शन की, इस वाले सरफेस की टोटल एरिया की डायरेक्शन दिखाओ, इसकी भी टोटल दिखाओ, इसकी भी टोटल, इसकी दिखा नहीं सकते टोटल एरिया की डायरेक्शन, शो नहीं कर सकते।
तो इसकी स्मॉल कर सकते हैं, तो इसकी भी स्मॉल करो, इसकी भी स्मॉल, तीनों की स्मॉल एरिया की डिस्टेंस शो कर दी, डी ए डी ए डी ए डी ए। क्लियर है? ये आपका मैंने आपको बताया एरिया की डिस्टेंस के बारे में, आपको समझ में आया? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है, चलो ये सिलेंडर के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं क्यूब के बारे में लास्ट, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जानते क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल करोगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो आपको अगर एरिया की डिस्टेंस शो करना नहीं आती होगी कि एरिया की डिस्टेंस कैसे शो करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप उस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक क्यूब बना लेते हैं। देखो अगर क्यूब बनाते हैं तो उसमें कितने फेस होते हैं? क्यूब में 6 फेस होते हैं, है ना। ये देखो एक क्यूब बना लिया, ऐसे आपका ये क्यूब बना लिया। देखो नाम डाल देता हूं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो एक फेस तो ये वाला हो गया ए बी सी डी, ये वाला, है ना। देखो मैं लिख देता हूं, एक फेस हो गया ए बी सी डी, ये फेस के नाम लिख देता हूं मैं, नेम। एक फेस हो गया ए बी सी डी, इसके अपोजिट फेस हो गया ये वाला, ये वाला, है ना। ये एक अपोजिट फेस हो गया, इसका एक फेस ये भी हो गया, इसका नाम है ई एफ जी एच। पहले इन्हीं फेस की एरिया की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्यूब की बात समझ में आ रहा है? क्यूब, अब मेरे पास क्यूब तो प्रेजेंट नहीं है, मैं क्यूबॉइड लेके आपको समझा देता हूं। ठीक है, मेरे पास क्यूब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्यूबॉइड लेके इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यूबॉइड मान लेते हैं। ठीक है, जरा देखें कौन सी किताब ले लें हम, ये वाली किताब ले लेते हैं भाई, बुक ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड है, देखो कितनी मोटी बुक है, दिख रही है? ठीक है, अब देखो इसके 6 फेस कौन से हैं? एक फेस तो ये रहा, एक नीचे वाला ये रहा, 2 अपोजिट फेस हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, और एक ये सामने ये वाला फेस हो गया, ये वाला, समझ में आया? ये वाला फेस, इसके जस्ट अपोजिट वाला इधर हो जाएगा, एक फेस ये वाला है और एक फेस ये वाला है। 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस हो गए। अब इस 6 फेस में से मैंने ये वाला फेस और ये वाला फेस लिया है, अभी ये वाला फेस ले लिया, इस तरह से पकड़ा हुआ हूं, आप यहां से देख रहे हो, तो ये वाला फेस लिया है और ये वाला फेस लिया है। क्लोज बॉडी है कि नहीं? तो ये क्लोज बॉडी है। तो एरिया की डिस्टेंस इस एबीसीडी वाले फेस की एरिया डिस्टेंस दिखाएं तो ऐसे आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये पूरे क्यूब का एरिया नहीं है, केवल इस फेस का एरिया है। और फेस का एरिया का फॉर्मूला जानते हो ना, रेक्टेंगल है, वो सॉरी क्यूब है, क्यूब है, तो ये जो एक फेस होगा वो कैसा होगा? स्क्वायर। अगर क्यूबॉइड होता ये फेस कैसा होता? रेक्टेंगल। लेकिन अगर ये क्यूब है तो क्यूब की एवरी साइड कैसी होती है? इक्वल। तो ये साइड अगर ए है, ये साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी, एवरी साइड इक्वल होगी अगर क्यूब है तो ये क्या बनेगा? यहां पे ये वाला फेस क्या बनेगा? एवरी फेस इसका एक क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो इस फेस का एरिया तो होगा साइड का स्क्वायर, क्यूब की साइड का स्क्वायर। डायरेक्शन होगी तो ये ऐसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अगर आप ऐसे दिखाते हो, देखो ऐसे ऐसे, तो ये इस क्यूब के अनसाइड हो गया, इनसाइड नहीं, बाहर की तरफ होने चाहिए। समझ में? सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए और सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, वो इनसाइड हो जाएगा, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, एरिया की डिस्टेंस दिखा दी। इस एरिया की डिस्टेंस दिखा, इस फेस के पूरे क्यूब का एरिया की डिस्टेंस नहीं है, फिर बोल रहा हूं इस फेस के स्क्वायर की डिस्टेंस, फेस जो स्क्वायर का जो सॉरी क्यूब का जो फेस है उसकी एरिया की डिस्टेंस है ये। और इस जगह पर दिखाएं तो आपके एरिया की डिस्टेंस ऐसे आएगी। ठीक है, इस वाले फेस की। ऐसे ही अगर हम ये वाला फेस ले रहे हैं, जानते हो ये टॉप वाला फेस हो गया, ऊपर वाला ये वाला अगर हम फेस ले रहे हैं तो एरिया की डिस्टेंस ऐसे आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और ये वाला फेस ले रहे हैं तो इस वाले फेस की एरिया की डिस्टेंस थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, अलग दिखाई दे, तो ये इस वाले फेस की एरिया की डिस्टेंस। तो देखो एक फेस आपका नाम लिख देता हूं, एक फेस हो गया आपका ए बी जी एफ, ए बी जी एफ। देखो एक फेस ये वाला हो गया, ये टॉप फेस हो गया आपका ए बी जी एफ, ये लिख दिया। और एक फेस हो गया आपका, 6 फेसों के नाम लिख रहा हूं, कौन कौन से फेस होते हैं यहाँ पे। एक हो गया सी डी ई एच, देखो ये वाला हो गया सी डी ई, ये वाला ई वाला है और ये एच, सी डी ई एच ये वाला। ठीक है ना, सी डी ई एच
एक फेस हो गया। इसके एरिया की डायरेक्शन दिखाएं जो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है ऐसे। पहले इसी पे ध्यान दे लेते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, जैसे ये वाला फेस की बात कर रहे हैं ऊपर वाले फेस की, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे ये डायरेक्शन हो गई। और इस एरिया की सरफेस की बात करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे हो गया, नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ। तो ये वाला हो गया, ये वाला देखो ऐसे, ये और ये, तो ये वाला हो गया। इसमें अब दो फेस बचे, पहचान मालूम है कौन से फेस बचे? एक तो सामने वाला फेस, इधर से देख रहे हैं तो क्यूब के सामने वाला, एक इसके पीछे वाला। तो कौन सा है जरा देखें, नाम ले देता हूं, समझ में आ जाएगा। ए, डी और ई और एफ। तो देखो ये वाला जो फेस है, ये वाला देखो, ये वाला दिख गया, ये सामने वाला फेस हो गया। और ये वाला एक फेस, ये वाला, ये रहा देखो, ये वाला एक फेस ही है। इसका नाम ले देता हूं दूसरे वाले फेस का। पहले एक है बी सी एच और जी, बी सी एच जी, और एक हो गया ए डी ई एफ। तो देखो इस वाले फेस की दर्शन तो आएगी बाहर की तरफ ऐसे, और उस वाले फेस की दर्शन आएगी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, उधर की तरफ, बाहर की तरफ। जैसे इस वाले फेस की, ये वाला फेस हो गया, ये अब इधर से देख रहे हो तो ये वाला फेस हो गया। तो इस सरफेस की दर्शन ऐसे, एरिया की दर्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं दिखाएंगे, बाहर की तरफ दिखानी है तो ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। और इसकी दर्शन दिखाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो ऐसे यहाँ पे दिखा दिया, ऐसे हुआ वैसे। ये दिख नहीं रहा, पेन दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे नहीं दिखा रहे, यहाँ पे दिखा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे, देखो पेन दिखेगा नहीं फिर आपको, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ होगा वैसे, नीचे की तरफ होगा थोड़ा सा ऐसे, है ना। और ये देखो एक ये हो गया फेस, ये वाला हो गया, देखो ये वाला इसके जस्ट अपोजिट, ये वाला ऊपर वाला टॉप, ये वाला नीचे बॉटम, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, देखो ऐसे, है ना। और ये जो टॉप ऊपर वाला बाहर की तरफ आएगा ऐसे, दैट मीन्स ऐसे आएगा। और वो ये वाला जो फेस है बी सी एच जी, इसका ऐसे आएगा। तो 6 की दर्शन समझ में आई, एरिया की दर्शन। 3D फिगर है भाई, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, क्लियर है आपको। ये क्यूब के एरिया की दर्शन दिखाई है, लेकिन ये एक फेस की दर्शन है। स्क्वायर एक फेस बनता है स्क्वायर, पूरे क्यूबॉइड की दर्शन, क्यूब की दर्शन नहीं होती है, एरिया की दर्शन नहीं दिखाई। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, चलो ये एरिया के दर्शन के बारे में मैंने आपको समझाया, समझ में आया। एरिया के दर्शन के बारे में बताया। एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो आपको एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। रही दर्शन के बारे में, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हम दिखाते हैं एरिया की डायरेक्शन। यहां तक समझ में आया आपको भाई? ठीक है, आगे समझते हैं। देखो अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं यहां, ठीक है ना, एरिया की दर्शन के बारे में ही एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। वैसे जरूरी तो नहीं है ये 12th के हिसाब से, लेकिन कोई पूछे कि एरिया की दर्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही क्यों लेते हैं, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों ली हमने एरिया की दर्शन। देखो इसके लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक स्क्वायर। ये मैंने देखो एक स्क्वायर ना लो, एक रेक्टेंगल ना लेते, चलो एक रेक्टेंगल ना लिया, ये रेक्टेंगल, इसका नाम लिख लिया मैंने PQRS। ध्यान से समझना आप, ठीक है ना, PQRS, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, तो एरिया का फॉर्मूला तो तुम जानते होंगे रेक्टेंगल का। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अगर इसकी लेंथ देख लें तो ये लेंथ हो गई PQ ये वाली, और ब्रेथ हो गई QR, तो PQ मल्टीप्लाइड बाई QR। ये तो एरिया अभी हमने सिंपल लिख लिया, है ना। लेकिन जानते हो जब आप वेक्टर में जाते हो, 11th में एक वेक्टर वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पर रेक्टेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, एरिया जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट, इसके जो एडजेसेंट साइड है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। PQ वेक्टर, एक वेक्टर ये मान लिया हमने PQ वेक्टर ऐसे, एक मान लिया मैंने QR वेक्टर ऐसे, देखो ऐसे, तो PQ मल्टीप्लाइड बाई QR वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया। ये तो क्रॉस क्यों लगाया समझ में आता है, जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और बीच में क्रॉस लगाएं तभी तो ये क्वांटिटी कैसी प्राप्त होती है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद है जब हम दो वेक्टर बनाएं, PQ वेक्टर डॉट लगाएं QR वेक्टर, तो यहां जो क्वांटिटी प्राप्त होगी, ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो कैसी होगी, स्केलर।
मालूम है, एक वेक्टर का मल्टीप्लाई क्रॉस लगा रहे हैं, एक वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में क्रॉस लगाएं तो ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर से करें और बीच में लगा दें डॉट, तो स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। डॉट लगा दोगे तो स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो ये तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं हम, तो यहाँ क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, तो क्रॉस लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि यहाँ वेक्टर बना रहे हैं एरिया को हम, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आती है क्रॉस की। जैसे अगर हम ये कहें कि डायरेक्शन फाइंड आउट करो, देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जानते हो जब मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, टॉर्क, कौन से वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे एक फॉर्मूला आया था, टॉय वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तब मैंने आपको डायरेक्शन निकालना सिखाई थी, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन निकालना सिखाई थी। ऐसे ही हम यहां पर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस पूरे की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं हम, क्योंकि ये एक क्वांटिटी जो है पूरी एक क्वांटिटी बन रही है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, याद है, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से, याद है कैसे निकालते थे, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, और वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस सरफेस में लाई कर रहे हैं, आपको दिख रहा हो, ए वेक्टर इस सरफेस में लाई कर रहा है, बी वेक्टर भी इसी सरफेस में लाई कर रहा है, इनके बीच में ये थीटा एंगल है, ये वाला ऐसे। तो कह रहा है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसे निकालते हम राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो कैसे निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो देखो हम अपना सीधा हाथ ले लें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं केवल यही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एरिया की डायरेक्शन के बारे में, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ कैसे आई, कोई पूछ ले तो बता दे रहा हूं, लेकिन ये रूल्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहीं यूज नहीं होता, ये आगे भी कई जगह पर आप इसे यूज करोगे, पीछे में एक बार यूज कर चुका हूं, आप कई जगह पे यूज होगा 12th में ये, ठीक है। एक बार ढंग से सीख लीजिए इसको कि डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे निकालते हैं। तो देखो राइट हैंड ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, थंब और ये जो फिंगर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर, सीधा हाथ होना चाहिए राइट हैंड, है ना, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। जानते हो ये थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, जो थंब की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, 1। दूसरा, आपको जो फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए या बी, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर ए है, तो आपको अपना हैंड फर्स्ट वेक्टर पर रखना है, देखो ऐसे, और फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो हम हैंड आपका बी क्रॉस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में रखते, समझ में आ रहा है। और देखो इसमें रखने का तरीका क्या होता है कि आपको या तो ये रखना है, आपको ऐसे फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर देखो यहाँ ए वेक्टर है तो फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हूं, पहले ये डायग्राम आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ इस चीज को, कहीं ऐसा नहीं हो बाहर हो जाए वो फिगर। तो देखो मैं यहां बना देता हूं, ये ए वेक्टर है आपका और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं यहां बता रहा हूं आपको डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है, देखो इसमें देखो, उसमें मत देखो, इसमें देखो, ए वेक्टर फर्स्ट पोजीशन पर है, बी सेकंड पोजीशन पर है। तो अब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है ना। ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, इसको ऐसे मत करना, फोल्ड मत करना, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना। और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमा दो, छोटे एंगल से, कौन से एंगल से, स्मॉल एंगल से रोटेट कर दो, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से रोटेट करना है। तो कैसे करें, तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर ऐसे रख लिया और ऐसे घुमा दिया छोटे एंगल से। तो देखो थंब कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है थंब, देखो ऐसे, तो ऐसे आ रहा है। तो इस सरफेस से कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है बाहर की तरफ, है ना। इस सरफेस से कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ए और बी इसी सरफेस में तो लाई कर रहे हैं, ए और बी इसी सरफेस में लाई कर रहे हैं, इस वाले बोर्ड वाले सरफेस में, और उसी सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है ये थंब आपका, थंब। और थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, ये वाली ए क्रॉस बी। अगर आप ऐसे रखते हो, देखो ऐसे, तो आप ऐसे घुमाते फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। देखो एक तो आपने
ऐसे घुमाया फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, एक आपने ऐसे घुमाया फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, एक आप ऐसे घुमाओ फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, और एक आप ऐसे घुमाओ। छोटे एंगल से कौन सा घूम रहा है, देखो ऐसे घुमा रहे तो बड़े एंगल से फर्स्ट वेक्टर से ऐसे घुमा रहा ना, ऐसे यहां तक है ना, फर्स्ट से ऐसे सेकंड वेक्टर, और एक ऐसे घुमा रहे छोटे एंगल से कौन घूम रहा है, तो ये तो रॉन्ग है, ये स्मॉल एंगल से घुमा रहे हैं ऐसे, ये सही है। तो ये जो डायरेक्शन आई ये वाली, ये डायरेक्शन हो गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ऐसे, और ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर की हो गई। तो देखो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, ए की कैसी है, परपेंडिकुलर है, बी की कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये सब में होता है, सब में। जैसे अगर आप क्या लिखते हैं, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। ये पी क्रॉस, इस पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन पी के परपेंडिकुलर होगी, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन क्यू के परपेंडिकुलर होगी। तो देखो इसको कैसे बनाएं, अगर हम बनाना चाहें तो देखो क्या बनाना पड़ेगा, यहां डॉट, ऐसे डॉट का मतलब है बाहर की तरफ, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अगर क्रॉस होता तो अंदर की तरफ आता तो अंदर की तरफ बना देते, नीचे की तरफ। समझ में आएगा, क्रॉस बनाते हैं, देखो डॉट बनाए ना ऐसे, तो ये बाहर की तरफ सिंबल होता है, ये बाहर की तरफ शो करने का, ऐसे दर्शन हो गई बाहर की तरफ, शो तो नहीं कर सकते भाई ऐसे बोर्ड पर। और क्रॉस बनाते तो अंदर की तरफ चला जाता, बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे दर्शन। समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या रहा है, बाहर आ रहा है। तो एक बात और यहाँ पे नोटिस किया आपने, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर आ रही है, बी के भी परपेंडिकुलर आ रही है, और ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के भी कैसी है, परपेंडिकुलर है। दैट मींस ये ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्लेन सरफेस में लाई कर रहे हैं, तो इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। समझ में आया। अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालते तो बी क्रॉस ए में देखो ऐसे घुमा रहे हैं तो बड़े एंगल से घूम रहा है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकाले तो बी पे हाथ रखेंगे, पहला वेक्टर बी है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन तो पहला वेक्टर बी, तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे, और ये बड़ा एंगल घूम रहा है, ये छोटा एंगल घूम रहा है, दिख रहा है आपको छोटा एंगल, तो अंदर की तरफ आएगी बी क्रॉस ए। लेकिन आप बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भी इस ए के परपेंडिकुलर आ रही है, बी के भी परपेंडिकुलर आ रही है, और ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर आ रही है, उस सरफेस के भी परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब ये तो हम यहां किसकी डायरेक्शन निकालना चाह रहे थे, हम पी क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर की। तो देखो पी क्यू वेक्टर तो ये रहा, क्यू आर वेक्टर ये रहा। तो देखो पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए, टेल टू टेल एंगल लेते हैं तो किसको एक्सटेंड कर लें, ये हमने एक्सटेंड कर लिया किसको, पी क्यू को। टेल टू टेल इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल ये वाला होगा 90 डिग्री, ये नहीं होगा, ये भले ही 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो 11th में तो टेल और टेल एंगल मेजर करते हैं या फिर हेड हेड मेजर करते हैं, टेल हेड मेजर नहीं करते, ये वाला एंगल टेल हेड है। ठीक है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला वेक्टर हो गया क्यू आर, ये एक्सटेंड कर लिया, तो ये वाला एक्सटेंड कर लिया। जब देखो ये पी क्यू था, ये क्यू था यहाँ पे, तो जब आप इसे एक्सटेंड कर लोगे तो ये वाला पी पॉइंट तो यहाँ आ गया, एक्सटेंड कर लिया ऐसे, और ये वाला पॉइंट क्यू आ गया, तो अब आपका वेक्टर हो गया ये वाला। डायरेक्शन निकालनी है पी क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर पी क्यू है ऐसे, और पी क्यू से सेकंड वेक्टर तो घुमा रहे हैं ऐसे, छोटा एंगल है, और ये ऐसे घुमाएंगे तो बड़ा एंगल है, ऐसे घुमा रहे हैं तो बड़ा एंगल आ रहा है, और ऐसे घुमा रहे हैं तो छोटा एंगल आ रहा है। देखो ऐसे, तो दर्शन ऐसे आई, तो ऐसे आई, तो ऐसी तो आई दर्शन, किसकी आई दर्शन, इसकी दर्शन कैसे आई, ऐसे आई, देखो ऐसे, तो ऐसे दर्शन आ रही है, ऐसे आ रही है नहीं, दैट मींस ऐसे आ रही है, और ऐसे आ रही है, तो आपकी इसकी दर्शन और इसकी दर्शन कैसे होगी, सेम, क्योंकि ये इक्वल है आपस में, तो इस पूरे की दर्शन और इसकी दर्शन सेम होगी, तो एरिया की दर्शन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो जिस प्लेन में ये क्या बनना है, रेक्टेंगल बना हुआ है, उस प्लेन के, इस प्लेन में तो बना है, तो इस प्लेन की सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है एरिया की दर्शन, या फिर अंदर की तरफ आती तो ऐसी आती, लेकिन आती तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया दर्शन देते हैं। समझ में आया। ये 2D अगर रेक्टेंगल होगा तो 2D या 2D में, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है ही नहीं, वो तो ओपन सरफेस है। समझ में आया, पीछे वाला पॉइंट चेक कर लेना। ये एरिया की दर्शन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये, पर आपको एरिया की दर्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए।